नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, कल की इतिहास की क्लास में हमने इतिहास पढ़ा था मेवाड़ के महान शक्तिशाली शासक राणा सांगा के बारे में, जिन्होंने खानवा के युद्ध में दिल्ली सुल्तान मुगल वंश के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध किया था। आज की क्लास में हम राणा सांगा से आगे की चर्चाएँ शुरू करते हैं। चलिए, राणा सांगा के बाद देखिए दोस्तों, मेवाड़ में कुछ समय के लिए स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाती है कि मेवाड़ की शक्ति जो है वो दुर्बल हो जाती है, क्षीण हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध, जिसमें अत्यधिक नुकसान मेवाड़ को, जनधन की बहुत हानि हुई थी। और उसके बाद जब आपको कल मैंने बताया कि राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, राणा सांगा की मृत्यु के बाद एक प्रकार से उस वंश में कोई बड़ा शक्तिशाली शासक नहीं बचा है, उनके पुत्रों पर अब ये शासन का कार्यभार आएगा। तो आगे की बात करते हैं हम। आज राणा सांगा के बाद मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं उनके पुत्र राणा रतन सिंह, जो कि 1528 से लेकर 1531 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। राणा रतन सिंह के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनके बारे में केवल एक बात आप लोग याद रखें कि राणा रतन सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो बूंदी के जंगलों में शिकार खेलते समय हुई थी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु शिकार खेलते समय बूंदी के जंगलों में हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी? राणा रतन सिंह की मृत्यु हुई थी। राणा सांगा के पुत्र थे ये। इसके बाद राणा सांगा का ये जो शासनभार है ये उनके दूसरे पुत्र पर आ गया, जिनका नाम है राणा विक्रमादित्य। 1531 से 1536 तक राणा विक्रमादित्य का शासन रहा। चलिए, राणा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी लेते हैं। राणा विक्रमादित्य का जब राज्याभिषेक हुआ दोस्तों, तो राणा विक्रमादित्य जो थे वो अल्प आयु के थे, 18 वर्ष पूरे नहीं हो पाए थे। और मैंने पहले भी आपको पुराने वीडियोज़ में ये बात जब आई है सामने तो वहाँ बताया है कि जब भी किसी ऐसे राजा का राज्याभिषेक होता था जो 18 वर्ष से कम का हो, यानी अल्प आयु का हो, तो हमेशा उसका संरक्षक या संरक्षिका किसी को बनाया जाता था जो उसके नाम पर शासन को संभाल सके, उसे चला सके। तो यहाँ राणा विक्रमादित्य अल्पायु के थे, इसलिए इनका संरक्षक बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और इनकी संरक्षिका खुद इनकी माता राणा सांगा की विधवा रानी कर्मावती, जो कि विक्रमादित्य की माता हैं, वो रानी कर्मावती राणा विक्रमादित्य की संरक्षिका बनी। और राणा विक्रमादित्य के नाम पर वास्तव में तो शासक विक्रमादित्य ही है, लेकिन शासन के फैसले सारे कौन ले रहा है? रानी कर्मावती ले रही हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। कहानी में देखिए अब क्या होता है। देखो दोस्तों, जब भी किसी एक शासक की या किसी एक रियासत की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है तो पड़ोसी रियासतें उसे हड़पने के लिए साजिशें करने लगती हैं, उस पर हावी होने लगती हैं। और ऐसा ही कुछ समय अब चल रहा है ये मेवाड़ का। आपने देखा खानवा के बाद आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब हो चुकी है। राणा सांगा जो शक्तिशाली शासक थे खत्म हो चुके हैं। अब उनके बाद राणा रतन सिंह आए, शिकार खेलते हुए 3 साल ही शासन कर पाए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद आए राणा विक्रमादित्य, उनका भी शासन आप देखिए ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा है, और क्योंकि अल्पायु के हैं और एक महिला जो है शासन को संभाल रही है, तो ये जो स्थिति थी एकदम उपयुक्त थी उन दुश्मन रियासतों के लिए जो मेवाड़ पर अधिकार करना चाहती थी। और ऐसी ही परिस्थिति का लाभ उठाकर दोस्तों 1534 में आक्रमण कर दिया गुजरात के शासक 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, बहादुर शाह, इसने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर, मेवाड़ को जीतने के लिए, उसको अपनी रियासत में मिलाने के लिए। रानी कर्मावती बहुत ही चतुर और वीर रानी थी। इन्होंने
बहादुर शाह के पास प्रस्ताव भेजा कि भाई देखिए, अगर युद्ध हम लोग लड़ते हैं तो दोनों ही तरफ की सेनाओं को नुकसान पहुंचेगा, तो क्यों ना हम बैठकर समझौते से कुछ ऐसा हल निकाल लें कि बिना युद्ध लड़े ही इस बात का समझौता कर लिया जाए। बहादुर शाह को प्रस्ताव अच्छा लगा, तो रानी कर्मावती के साथ बहादुर शाह का जो संधि प्रस्ताव था वो कुछ इस प्रकार था कि रानी कर्मावती ने बिना युद्ध लड़े ही बहादुर शाह को रणथंभौर का किला, याद रखें दोस्तों, चित्तौड़ का नहीं, कौन सा, रणथंभौर का किला जो उस समय मेवाड़ के अधीन आता था, उस रणथंभौर दुर्ग को बिना युद्ध लड़े ही बहादुर शाह को सौंप दिया कि भाई देखिए, युद्ध लड़ेंगे, दोनों तरफ के सैनिक मरेंगे, आप एक काम कीजिए, बिना युद्ध लड़े मैं आपको संधि के तहत ये दुर्ग भेंट में दे देती हूं। बहादुर शाह खुश हो गया और खुश होते हुए वापस अपने राज्य गुजरात लौट गया। वहां जाकर प्रसन्नतापूर्वक इसने जब बाकी लोगों को ये बात समझाई, ये बात बताई कि भाई मैं बिना युद्ध लड़े ही देखो एक किला जीत के आ गया हूं राजपूताना का, देखिए मैंने कितना बड़ा काम किया है, तो इसके जो समझदार मंत्री थे दोस्तों, उन्होंने इसको समझाया कि महाराज ये आपने बहुत ही समझदारी का नहीं बल्कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा निर्णय आपने लिया है। बोले भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने समझाया कि देखिए महाराज, ये मेवाड़ का गुहिल वंश है, सिसोदिया वंश है, ये वो हैं जो दिल्ली के सुल्तान, मुगल वंश के संस्थापक बाबर से नहीं घबराए, बड़े बड़े सूरमाओं को इन्होंने पराजित किया है। ये तो आज आगे से चला के इन्होंने आपको संधि के लिए इसलिए कहा है क्योंकि इस समय उनकी स्थिति युद्ध लड़ने लायक नहीं है। अगर उनकी स्थिति युद्ध लड़ने लायक होती तो आपको एक किला देना तो बहुत दूर है, वो किले का एक पत्थर आपको नहीं लाने देते। और जब ये बात बहादुर शाह को समझाई तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई वास्तव में मुझे तो रानी कर्मावती ने बातों में फंसाकर और वापस भेज दिया है, मैं पूरा मेवाड़ जीत सकता था लेकिन मात्र एक किला लेकर मुझे और वापस भेज दिया गया। तो जब ये बात इसको समझ में आई तो इसने फिर से अपनी सेना तैयार की और एक बार फिर से मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। साल था 1535। 1535 में ये बहादुर शाह वापस आया और रानी कर्मावती को जब ये संदेशा मिला तो वो समझ चुकी थी कि भाई अब बहादुर शाह वापस नहीं लौटेगा। इसको निश्चित रूप से किसी ना किसी ने ये ज्ञान देकर भेजा है कि इस समय मेवाड़ पर आक्रमण करना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, पूरा मेवाड़ आप जीत सकते हो। तो अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी दोस्तों। एक बार किला देकर और रानी कर्मावती उसे समझा कर भेज चुकी थी, अब बार बार बहादुर शाह नहीं मानेगा, अब तो युद्ध निश्चित रूप से होगा। और युद्ध लड़ने की स्थिति में रानी कर्मावती और मेवाड़ राज्य इस समय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में रानी कर्मावती देखिए क्या करती हैं। जब उन्होंने देख लिया कि अब तो युद्ध निश्चित रूप से होगा तो उन्होंने, रानी कर्मावती ने अपना संदेशा एक राखी के और एक पत्र के साथ अपना संदेशा भेजा दिल्ली। और दिल्ली के उस समय के बादशाह थे मुगल वंश के अगले बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं। हुमायूं के पास राखी भेजी और हुमायूं को अपना भाई मानते हुए इनसे सहायता मांगी कि भाई आज हम और मेरा जो राज्य है वो दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और मैं राखी भेजकर आपसे सहायता मांगती हूं, आपको अपना भाई मानती हूं और आप आएं और मेरी और मेरे मेवाड़ की रक्षा करें। इस प्रकार की राखी भेजी गई किसके पास? हुमायूं के पास। किसने भेजी? रानी कर्मावती ने। दोस्तों ये बातें कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि राखी किसने भेजी थी और किसको भेजी थी, किससे सहायता मांगी थी। क्लियर है? चलिए आगे अब बात करते हैं थोड़ी सी इस हुमायूं के चरित्र के बारे में। इंडियन हिस्ट्री का विषय है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां हुमायूं के बारे में बता देता हूं। देखिए हुमायूं जो शब्द है, हुमायूं शब्द का अर्थ जो आप देखते हैं, हम में से हर किसी के नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। हुमायूं के नाम का जो अर्थ था वो था सौभाग्यशाली। लेकिन यहां इस हुमायूं के ऊपर एक बहुत ही हिंदी की महत्वपूर्ण कहावत उपयुक्त बैठती है और वो है आंख का अंधा और नाम नयन सुख। ये उन्हीं में से था। नाम का मतलब तो था सौभाग्यशाली लेकिन ये दिल्ली
दिल्ली का, मुगल वंश का सबसे दुर्भाग्यशाली बादशाह कहलाता है दोस्तों। क्यों? इसकी क्या कमी रही? इसकी सबसे बड़ी कमी रही जीवन में कि ये सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाया था, और जो इस जीवन में सही समय पर सही फैसला नहीं ले सकता वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। ये एक बहुत ही इतिहास ने महत्वपूर्ण मौका दिया था हुमायूं के पास। अगर वो रानी कर्मावती की बात मानकर उन्हें अपनी बहन मानते हुए मेवाड़ की सहायता के लिए आ जाता तो शायद हुमायूं का नाम इतिहास में कहीं और ही दर्ज होता। ये पूरा इतिहास बदल सकता था अगर इस समय मुगल और मेवाड़ के बीच में ये मित्रता का व्यवहार बन जाता दोस्तों, तो शायद आगे चलकर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच इतना बड़ा हल्दी घाटी का युद्ध ना हुआ होता। बहुत ही मित्रता का व्यवहार मेवाड़ और मुगलों के बीच बन चुका होता, और इतिहास इसके लिए धन्यवाद करता किसका? हुमायूं का। लेकिन हुमायूं सही समय पर यह फैसला नहीं ले पाया। यह सोचता ही रह गया कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और इसी सोच विचार में इसने कई दिन गुजार दिए। और दूसरी तरफ बहादुर शाह की सेना मेवाड़ में प्रवेश कर चुकी थी। आखिर में जाके हुमायूं ने जब जाने का मन बनाया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, और जब तक ये हुमायूं मेवाड़ जाकर पहुंचता उससे पहले ही बहादुर शाह मेवाड़ पर हमला कर चुका था। और इस आक्रमण के कारण दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी अब आ रही है आपके सामने। इस आक्रमण के कारण दोस्तों, इस 1535 में गुजरात के राजा इस बहादुर शाह के आक्रमण के कारण दोस्तों, राणा विक्रमादित्य के समय जब रानी कर्मावती संरक्षिका थी तो चित्तौड़ के किले का दूसरा शाका हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, चित्तौड़ के किले का दूसरा शाका हुआ था। कब? 1535 में। किसके समय? राजा का नाम अगर पूछा जाए तो राणा विक्रमादित्य का नाम आपको देना है। किसके कारण? तो गुजरात के बहादुर शाह के कारण। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ये शाका क्या होता है। हम पहले भी एक बार इसी इतिहास की क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि ये शाका होता क्या है। देखिए, शाका, ये जो शब्द है दोस्तों, ये वास्तव में दो अलग अलग शब्दों का सम्मिलित रूप है, और वो दो शब्द हैं केसरिया प्लस जौहर। जब ये दोनों काम एक साथ किसी दुर्ग में हो जाते हैं तो उस स्थिति को सम्मिलित रूप से कहा जाता है शाका। चित्तौड़ के किले में सर्वाधिक 3 शाके राजपूताना में हुए हैं, जिनमें से अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो दूसरा शाका है। पहला शाका आपको याद होगा, हम पढ़ चुके थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के समय आक्रमण किया था, तो उस समय चित्तौड़ के किले में केसरिया किया गया रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, और जौहर किया गया था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। और आज हम जो पढ़ रहे हैं ये चित्तौड़ का दूसरा शाका है। तो केसरिया और जौहर जब होते हैं तो उसे कहा जाता है शाका। केसरिया हमेशा पुरुष, या फिर हम कह सकते हैं राजा, या फिर कह सकते हैं कि सेनापति के नेतृत्व में किया जाएगा, और जौहर जो है वो हमेशा महिला या फिर रानी या फिर इस सेनापति की पत्नी द्वारा किया जाएगा। जो भी उस समय उपलब्ध है, जो सबसे उच्च पद पर है, उसके नेतृत्व में किया जाएगा। केसरिया होगा क्यों, किया क्यों जाएगा, इसका कारण भी समझे। देखिए, जब दुश्मन आपकी सीमाओं पर युद्ध के लिए तैयार खड़ा है और आपको पता है कि युद्ध अवश्य रूप से लड़ना ही है, और युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है, युद्ध में विजय या वीरगति, दो ही बातों का संकल्प लेकर जब राजपूत राजा अपने किले से निकलता है तो सर पे केसरिया साफा धारण करके निकलता है, जिसका मतलब होता है कि या तो जीत के आऊंगा या फिर मर के आऊंगा, पीठ दिखाकर दुश्मन को नहीं आऊंगा। अगर जीत गया तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर वहां वीरगति को प्राप्त हो गया तो उसे कहा जाएगा केसरिया। और जैसे ही किसी राजा का केसरिया हो गया, यानी वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया, तो जैसे ही ये खबर दुर्ग में पहुंचाई जाएगी तो दुर्ग में उपस्थित महिलाएं अपने स्वाभिमान और आत्मरक्षा, अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि या पानी में कूदकर जौहर कर लेती थी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया करती थी, जो कहलाता था जौहर। क्लियर है? और इन दोनों को कहते थे शाका। क्लियर है ये चीज? तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है चित्तौड़ का अब ये दूसरा शाका।
देखिए मैं दोनों को ही एक बार ले लेता हूं साथ साथ। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, सबसे पहली चीज तो शाका कब हुआ, दूसरी चीज शासक कि भाई जब वो शाका हुआ तो उस समय वहां उस दुर्ग का शासक कौन था, क्लियर है। तीसरी बात आक्रमण कि आक्रमण किया किसके द्वारा गया था, आक्रमणकारी कौन था। चौथी बात है केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, और अंतिम बात है कि जौहर जो किया गया वो किसके नेतृत्व में किया गया। तो अभी तक हम 2 पढ़ चुके हैं, मैं यहां 2 को ही अभी लेके चलूंगा, तीसरा आगे होगा उसको वहां पे बताएंगे। शाका जो पहला आपका शाका जो हुआ था वो हुआ था 1303 में, और उस समय दोस्तों मेवाड़ के शासक हुआ करते थे रावल रतन सिंह। आक्रमण करने वाले जो थे वो थे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया जिसके नेतृत्व में किया गया वो खुद रावल रतन सिंह थे। इन्हीं के नेतृत्व में यहां इस दुर्ग में इस समय केसरिया किया गया था। और जौहर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध जौहर जो आप सभी को पता है किसके नेतृत्व में हुआ, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। अब ये तो था आपका पहला शाखा। अब बात करते हैं इस दूसरे शाखे की जो आज हम पढ़ रहे हैं। ये दूसरा शाखा हुआ है 1535 में। शासक इस समय है राणा विक्रमादित्य। आक्रमण करने वाले गुजरात के बहादुर शाह। केसरिया किया गया। अब देखिए यहां यह महत्वपूर्ण है, यहीं पर गलतियां हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि जो उस समय शासक हो उसी के नेतृत्व में केसरिया किया जाए। भाई रावल रतन सिंह तो जो थे वो उस समय शासक भी थे और 18 साल से अधिक उम्र के भी थे, तो खुद ने ही युद्ध लड़ा था, सेना का नेतृत्व खुद ही कर रहे थे और खुद ही के नेतृत्व में केसरिया हुआ। लेकिन यहां पर स्थिति दूसरी थी। आपको मैंने बताया राणा विक्रमादित्य अल्प आयु के थे, तो इनके नेतृत्व में यह केसरिया नहीं हुआ है, बल्कि यह केसरिया हुआ है सेनापति बाघ सिंह के नेतृत्व में। याद रखें, महत्वपूर्ण बात है, आपसे पूछा जाएगा, सेनापति बाघ सिंह के नेतृत्व में। और जौहर जिसके नेतृत्व में किया गया था वो थी खुद राणा विक्रमादित्य की माता राजमाता रानी कर्मावती। इनके नेतृत्व में ये जौहर संपन्न हुआ। क्लियर है। अब देखिए ये 2 लाइनें हैं, इसमें से प्रश्न कई बन सकते हैं। प्रश्न कुछ भी हो सकता है। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ, दूसरा कब हुआ, पहला किसके शासन के समय हुआ, दूसरा किसके शासन के समय हुआ, पहले शाखे में आक्रमणकारी था, दूसरे में कौन था, पहले शाखे में केसरिया किसने किया, दूसरे में किसने किया, और पहले शाखे में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ और दूसरे शाखे में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ। यानी ये लाइन 2 है, लेकिन इनमें से प्रश्न लगभग 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों लाइन महत्वपूर्ण है। आगे जब तीसरा शाखा पढ़ेंगे तो फिर से मैं एक बार इन दोनों को लिखूंगा और तीसरे शाखे को लिखूंगा, तो एक बार फिर से ये आपको रिपीट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये शाखा हो चुका है इस दुर्ग में, और इस शाखे के बाद आकर पहुंचता है दिल्ली से हुमायूं। लेकिन जब खेत को चिड़िया चुग गई हो तो उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर सही समय पर फैसला लिया होता तो मेवाड़ के इस दूसरे शाखे को होने से, चित्तौड़ के इस दूसरे शाखे को होने से और इतिहास को बदल सकता था मुगल बादशाह हुमायूं, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। और जब पहुंचा तो यहां परिस्थितियां बदल चुकी थी। तो यहां आने के बाद उसने केवल इतना ही किया कि गुजरात के इस शासक बहादुर शाह को हटाकर फिर से एक बार राणा विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बना दिया और वापस लौट गया दिल्ली। ठीक है। तो फिर से एक बार शाखा हो चुका है। रानी कर्मावती जौहर कर चुकी हैं, विश्वास पात्र सेनापति बाघ सिंह मर चुका है, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो चुका है, और अब फिर से एक बार राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के सिंहासन पर बैठ चुके हैं। लेकिन अब यहां आप देखिए, जब स्थिति कमजोर हो तो पड़ोसी हावी होते हैं। जब दोस्तों स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है तो घर के लोग भी दुश्मन हो जाते हैं। और अब यही समय है, राणा विक्रमादित्य अभी बच्चे हैं, ज्यादा समझ नहीं हैं, अल्पायु के हैं। राज्य को संभालने वाली रानी कर्मावती जौहर कर चुकी हैं, और वीर सेनापति जिसने सब कुछ अपने हाथों में कंट्रोल में लिया हुआ था वो भी केसरिया कर चुके हैं, और अब स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ऐसे समय पर बीच में आता है एक नाम, और वो नाम है बनवीर।
क्या नाम है दोस्तों? बनवीर। बनवीर का इतिहास थोड़ा सा जाने कि ये कौन था। बनवीर जो था उड़ना राजकुमार, याद है आपको? कल की क्लास में इसके बारे में हमने पढ़ा था। उड़ना राजकुमार राणा सांगा का बड़ा भाई, नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र था ये बनवीर। और अब से पहले की क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने राणा लाखा के समय पर भी ऐसा देखा था, क्षेत्र सिंह के समय पर भी ऐसा देखा था, मोकल के समय पर भी ऐसा देखा था। और वहां भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि दोस्तों राजाओं के अनेकों रानियां होती थी, लेकिन कई बार जब रानियों से भी राजा का मन भर जाता था तो कई बार दासियों के साथ भी राजाओं के संबंध बन जाया करते थे। और उन संबंधों के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती थी उन्हें दासी पुत्र या दासी पुत्रियां ही कहा जाता था। उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं होता था। और इसी प्रकार की स्थिति इस बनवीर की है। उसे पता है कि मैं जीवन में कभी इस मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठ सकता हूं, मुझे ये अधिकार नहीं है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो मेवाड़ की स्थिति इस समय कमजोर है और अगर मैं इस राणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता हूं तो मैं मेवाड़ को अपने कंट्रोल में ले सकता हूं। और इसी सोच के साथ इस बनवीर ने एक रात राणा विक्रमादित्य की सोते हुए हत्या कर दी थी। लेकिन अभी भी वो मेवाड़ का शासक नहीं बन सकता था, क्योंकि राणा सांगा के सबसे छोटे और अंतिम पुत्र इस राणा विक्रमादित्य के भाई अभी जीवित थे, जिनका नाम था राणा उदय सिंह। आगे का जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे वहां नाम आएगा राणा उदय सिंह। राणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद बनवीर के हाथों में मेवाड़ का यह शासन चला गया। बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को मारने के पश्चात राणा उदय सिंह को मारने का भी प्रयास किया, लेकिन उसे एक स्वामी भक्त दासी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन के प्राणों का बलिदान देते हुए बचा लिया। तो आगे की जो बात, यहां तक का इतिहास हो गया है इनका। आगे की जो बात अब है वो है राणा उदय सिंह के बारे में। राणा उदय सिंह 1537 से 72। देखिए, राणा उदय सिंह राणा सांगा के सबसे छोटे और अंतिम पुत्र। बनवीर इनकी हत्या करना चाहता था। कौन? बनवीर हत्या करना चाहता था, लेकिन बनवीर के हाथों इन्हें बचाने का काम किया स्वामी भक्तदासी पन्नाधाय ने। किसने? पन्नाधाय ने। और पन्नाधाय ने इन्हें बचाने के लिए अपने खुद के पुत्र, जिसका नाम है चंदन, क्या नाम था? चंदन, इस चंदन के प्राणों का बलिदान दे दिया। धोखे से बनवीर ने सोते हुए चंदन को ही राणा उदय सिंह समझा और चंदन की हत्या करके और मेवाड़ का शासक बन गया। दूसरी तरफ पन्नाधाय, जो कि इतनी स्वामी भक्त थी कि अपनी ममता को छुपाकर उसने अपने पुत्र का बलिदान देते हुए राणा उदय सिंह को किसी प्रकार उस दुर्ग से बचाकर और बाहर ले गई, बनवीर की नजरों में नहीं आने दिया और उसे लेकर गई कुंभलगढ़ दुर्ग। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो किलेदार थे उस समय वो थे आशा देवपुरा। क्या नाम है? आशा देवपुरा। इस आशा देवपुरा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में स्वामी भक्तदासी पन्नाधाय और मेवाड़ के होने वाले भविष्य राणा उदय सिंह को शरण दी। कुछ समय यहां बनवीर की नजरों से उन्हें छुपाकर रखा गया। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में मैं एक बात और बता दूं आपको कि मेवाड़ सिसोदिया वंश के शासकों पर जब भी कोई विपत्ति आती थी तो हमेशा उनको बचाने का काम करता था। कौन? ये कुंभलगढ़ का दुर्ग। और इसीलिए दोस्तों इस कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ सिसोदिया वंश की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। याद रखें आप इस बात को, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की। जब जब मेवाड़ पे संकट आता था तो किस दुर्ग में ये शासक जाकर मदद के लिए पहुंचते थे? वो था कुंभलगढ़ दुर्ग, क्योंकि इसे जीत पाना
आसान नहीं था दुश्मन राजा के लिए। क्लियर है। तो यहाँ आशा देवपुरा कुंभलगढ़ दुर्ग में पन्नाधाय और उदय सिंह को शरण दे देते हैं। कुछ समय पन्नाधाय उदय सिंह को यहीं पर रखती है। बनवीर दूसरी तरफ अपना शासन चला रहा है और कुछ समय पश्चात बनवीर के सामने इस राणा उदय सिंह को लाया जाता है और बनवीर को हटाकर राणा उदय सिंह को मेवाड़ का अगला शासक बना दिया जाता है। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको यहां एक बात बता दूं दोस्तों, इतिहास जो है वो हमेशा से ही विवादों का विषय रहा है। इतिहास के एक्चुअल में क्या है कि बहुत से फैक्ट्स हैं, अलग अलग राइटर्स अपने अपने मत रखते हैं, अलग अलग किताबें हैं, यहां तक कि खुद बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों में भी कई बार आपसी तालमेल नहीं हो पाता है। हाल ही में आपने अगर रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, कुछ समय ही हुआ है, अखबार में एक खबर आई थी कि एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव कर रहा है और 10वीं की इतिहास की किताब में उसने कुछ इस प्रकार का अंश जोड़ा है। वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ये माना गया है कि भाई इसी बनवीर ने ही जो राणा उदय सिंह को मारने का प्रयास किया और बाद में राणा उदय सिंह के हाथों ही बनवीर की मृत्यु हुई थी। पूरे इतिहासकार इस बात से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अभी जैसा कि कुछ चल रहा है पाठ्यक्रम में बदलाव में, तो वहां इस बात को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा माना गया है। और क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं दोस्तों वो ऑथेंटिक किताबें हैं जिन पर हम रिट भी लगा सकते हैं, तो इसलिए हम उनके अनुसार चलेंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं और वहां सरकारी किताबों में अगर ये छापा गया है कि भाई बनवीर की हत्या राणा उदय सिंह ने की, तो इसको हमें भी याद रखना पड़ेगा कि बनवीर की हत्या किसने कर दी है? राणा उदय सिंह ने कर दी है। और कुल मिलाकर अब मेवाड़ का शासक कौन है? महाराणा उदय सिंह। आपको एक बात और बता दूं कि यहां अगर इस स्वामी भक्त दासी पन्नाधाय ने इतना बड़ा बलिदान नहीं दिया होता दोस्तों, तो राणा उदय सिंह जीवित नहीं बचते। और अगर राणा उदय सिंह जीवित नहीं बचते, बचपन में ही अगर बनवीर के हाथों मार दिए जाते, तो आगे जाकर इनका पुत्र मेवाड़ का वीर शासक, जिसने मेवाड़ को और न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे भारतवर्ष को, राजपूताना को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जिनका नाम था महाराणा प्रताप, वो भी पैदा नहीं हुए होते। ठीक है, तो आगे बात करते हैं राणा उदय सिंह की। इतना आपको समझ में आ गया कि किसने बचाया और कहां लेकर गई थी इसे। आगे बात करते हैं राणा उदय सिंह की। राणा उदय सिंह की कुछ एक बातें जो महत्वपूर्ण हैं। राणा उदय सिंह ने देखिए दोस्तों 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की। महत्वपूर्ण बात है। कौन सा शहर बसाया? अपने ही नाम पर उदयपुर शहर बसाया और वहीं उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण करवाया। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि उदयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। क्लियर है, 1559 में राणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए आगे की बात। आगे मेवाड़ का इतिहास जानने से पहले मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री पे लेके चलूंगा। देखिए यहां पर अभी हम बात जब कर रहे थे विक्रमादित्य और कर्मावती के समय, तो उस समय दिल्ली के बादशाह हुआ करते थे हुमायूं। लेकिन अब इस समय पर स्थितियां बदल चुकी हैं और अब इस समय पर दिल्ली के जो शासक हैं, दिल्ली के जो बादशाह हैं, वो हैं बादशाह अकबर। क्लियर है, हुमायूं के पुत्र अकबर। अकबर का इतिहास आप इंडियन हिस्ट्री की क्लासें ले रहे हैं, वहां पर आपको अकबर का इतिहास ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ बीच में अकबर को ज़्यादा नहीं लूँगा। तो अकबर का जो इतिहास रहा वो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। अकबर के समकालीन था ये कौन? राणा उदय सिंह। अकबर ने अपनी नीतियों के चलते जब शासन को अपने हाथ में लिया तो उसने सभी को अपनी अधीनता के लिए पत्र भेजे और वैसा ही पत्र भेजा किसके पास? राणा उदय सिंह के पास। लेकिन राणा उदय सिंह ने मुगलों की या फिर हम कहें अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह के समय आक्रमण किया। कब? 1567 67 68। इसे हम कहते हैं अकबर का चित्तौड़ अभियान। किसके समय हुआ है? राणा उदय सिंह के समय अकबर का चित्तौड़ अभियान। क्लियर है। अकबर के इस चित्तौड़ अभियान के समय अकबर चित्तौड़ के किले को घेर कर खड़ा हो गया।
कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, किले में रसद सामग्री की कमी पड़ने लगी, तो राणा उदय सिंह को उनके वीर सेनापति, अब यहाँ दो नाम आएंगे महत्वपूर्ण हैं, वीर सेनापति जयमल और पत्ता, नाम याद रखने हैं, प्रश्न पूछा जाएगा। जयमल और पत्ता किसके सेनापति थे? राणा उदय सिंह के। जयमल और पत्ता के समझाने पर, बहुत समझाया इन्होंने कि देखिए राणा जी, अकबर से तो हम फिर से युद्ध लड़ लेंगे, लेकिन आपका जीवित रहना, राज परिवार का सुरक्षित बचे रहना आवश्यक है। आप दुर्ग से सुरक्षित पीछे के रास्तों से होकर निकल जाइए, दुर्ग की जिम्मेदारी हमारी है, हम सामना करेंगे अकबर की सेना का। और जब बहुत समझाया गया तो राणा उदय सिंह दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल और पत्ता को सौंपकर अपने परिवार सहित दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकल गए। जयमल और पत्ता ने देखा कि यार धीरे धीरे दुर्ग में रसद सामग्री कम हो रही है और भूख से मरने से अच्छा है कि दुश्मन का सामना करते हुए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया जाए। और जयमल और पत्ता ने इसी सोच के साथ चित्तौड़ दुर्ग के द्वार खोल दिए। सामने खड़ी थी बादशाह अकबर की सेना। घमासान युद्ध हुआ, मुट्ठी भर सैनिक थे जयमल और पत्ता के पास और हजारों की संख्या में सेना थी मुगल बादशाह अकबर के पास, लेकिन इन मुट्ठी भर सैनिकों ने अकबर की उस सेना को नाकों चने चबवा दिए, बहुत वीरता से युद्ध किया। परिणाम तो निश्चित था, क्योंकि एक तरफ 100 आदमी लड़ रहे हैं, एक तरफ 1000 आदमी लड़ रहे हैं, परिणाम तो निश्चित था। युद्ध में जीत तो निश्चित रूप से बादशाह अकबर की ही होनी थी और ऐसा ही हुआ भी। बादशाह अकबर ही इस युद्ध में, इस अभियान में विजयी हुए। लेकिन विजयी होने के बावजूद जयमल और पत्ता की इस वीरतापूर्ण, इस साहसपूर्ण, इस लड़ाई से, इस कर्म से बादशाह अकबर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और इस जयमल और पत्ता की मूर्ति को उन्होंने अपने आगरा के किले के बाहर, पत्थर की गजारूढ़ प्रतिमा है ये, आगरा किले के मुख्य द्वार पर, किसकी? जयमल और पत्ता की। किसके द्वारा लगवाई गई? अकबर के द्वारा। क्लियर है? कब हुआ अभियान? 1567-68 में। किसके समय? उदय सिंह के समय। क्लियर? चलिए, तो इस जयमल और पत्ता ने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया और ये वो समय था दोस्तों जब चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा हुआ है। तीसरा या अंतिम भी कह सकते हैं हम। कुल 3 शाखे हुए हैं, 2 मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं और अब ये तीसरा शाखा हो गया है। कब? 1567-68 में आक्रमण किया गया मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। शासक उस समय कौन थे? राणा उदय सिंह। क्लियर है? और केसरिया, क्योंकि राणा उदय सिंह दुर्ग छोड़कर जा चुके हैं, और केसरिया किया गया किसके नेतृत्व में? जयमल और पत्ता के नेतृत्व में। क्लियर है? और जो जौहर किया गया वो इस फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर है? ये था आपका चित्तौड़ का तीसरा शाखा। देखिए, जयमल और पत्ता की एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो जयमल पत्ता थे, इस जयमल ने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा और युद्ध के दौरान, इस आक्रमण, इस अभियान के दौरान इनके दोनों पैर जख्मी हो गए। घायल अवस्था में इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ये खड़े होकर नहीं लड़ पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इनका साथ दिया इनके भतीजे कल्ला राठौड़ ने। क्या नाम है? कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ ने इन्हें अपने कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाकर युद्ध किया। कंधे पर बैठे हुए जयमल के हाथों में 2 तलवार और कंधे के नीचे जो है कल्ला राठौड़ जो खड़ा हुआ है उसके हाथों में 2 तलवार। तो 2 और 2 यानी नीचे एक कल्ला राठौड़ है और ऊपर कंधे पर बैठा है जयमल। और जब ऊपर नीचे ये दोनों युद्ध लड़ रहे हैं तो एक साथ चारों हाथों से तलवारें चल रही हैं। तो देखने वालों को लग रहा था कि कोई ऐसा आदमी चला हुआ आ रहा है जिसके 4 हाथ हैं। और इसीलिए दोस्तों इस कल्ला राठौड़ को राजस्थान की संस्कृति में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और इसे कहा जाता है 4 भुजाओं वाले लोक देवता। कौन सा लोक देवता? 4 भुजाओं वाला लोक देवता। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, प्रश्न पूछ ले। 4 भुजाओं वाले लोक देवता ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? मुगल बादशाह अकबर के साथ। या फिर सीधा पूछ ले कि कल्ला राठौड़ जो लोक देवता हैं किसके विरुद्ध युद्ध अभियान में थे? किसके विरुद्ध थे? मुगल बादशाह अकबर के। क्लियर है? तो यहां तक इस
तीसरे शाके तक की हमने बात देख ली है। उदय सिंह दुर्ग से जा चुके हैं, चित्तौड़ का किला अकबर के अधिकार में जा चुका है, जो अब अगले कई वर्षों तक, लगभग 47 वर्षों तक अब ये चित्तौड़ का किला मुगलों के ही अधिकार में रहेगा, अकबर के समय पर गया हुआ है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो उदय सिंह के समय इस तीसरे शाखे के बाद अब उदय सिंह क्या कर रहे हैं, वो कहां पर हैं। उदय सिंह दोस्तों चित्तौड़ से जा चुके थे और ये उदयपुर के ही निकट एक स्थान है गोगुंदा। गोगुंदा, गिरवा की पहाड़ियों के बीच में इस गोगुंदा में जाकर इन्होंने निवास बनाया और इस गोगुंदा को अपनी नई राजधानी बनाया और यहीं जो गोगुंदा से अपने राज को आगे बढ़ाया। समय बीतता गया, कुछ समय पश्चात यहीं गोगुंदा में 28 फरवरी, तारीख आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, 28 फरवरी 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। तो मेवाड़ के और एक महत्वपूर्ण शासक राणा उदय सिंह का इतिहास पूरा होता है। इनके समय पर यह तीसरा महत्वपूर्ण शाखा हुआ है, जिसमें खुद बादशाह अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था। क्लियर है, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में इनकी मृत्यु हो चुकी है और अब इनके पश्चात, ये तारीख महत्वपूर्ण है, याद रखना, आगे के वीडियो में, आगे की क्लास में जब मैं कल में पढ़ाऊंगा तो यही तारीख, इसी तारीख से बात शुरू होगी। इसी तारीख को अगली बार क्या होगा वो कल के वीडियो में हम देखेंगे। और इस राणा उदय सिंह के बाद मेवाड़ के जो अगले शासक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण महाराणा प्रताप, जिनके बारे में, जिनके इतिहास के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।